पाकिस्तान टूटेगा और भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। क्यों केवल एस्ट्रोलॉजी को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है? मोदी जी जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करे। तय माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़ दें। अमित शाह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सोना बढ़ने वाला है भाई, सोना सस्ता नहीं। अभी मई जून के बाद आप रेट देखना, सोने के ऊपर जाएंगे। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं ना, तो सच सुनने की हिम्मत रखिए। अगर कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष नहीं है, पाखंडी है। लेकिन जो भविष्यवाणियां हम करते हैं अगले 3-3, 5-5 सालों की, क्या वो यही कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी पर। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो कि भविष्य से लेकर ये भी बता देंगे कि भैया आने वाले समय में क्या होने वाला है, या फिर आने वाले समय में भारत देश पर क्या संकट मंडरा रहा है जिससे निपटा कैसे जा सकता है। हमारे साथ और कोई नहीं, अंकित त्यागी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, काफ़ी ज़्यादा जो है जाने माने हैं। आज इनसे सीधी बातचीत करेंगे और अपने तमाम सवालों के जवाब लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर स्टेट मिरर हिंदी पर आपका। बहुत आभार सर्वप्रथम आपका इन्वाइट करने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। बिल्कुल, जिस प्रकार से भारत में स्थिति जो है लगातार प्रतिकूल होती जा रही है और ऐसे में सोना महंगा हो रहा है, गरीब जो है गैस से परेशान है और गैस भी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तमाम लोग खाने की जो है आम ज़रूरतों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ये संकट कब खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ज्योतिषीय गणनाएं हैं उनकी मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं वैदिक ज्योतिष की बात करता हूं। और सर्वप्रथम बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं दर्शकों को, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, ये कोई आज की गणना नहीं है, पिछले लगभग जब से युद्ध की शुरुआत हुई। देखिए, एक बहुत मेन कनेक्टिविटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जी, और वहां से दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, और दुनिया की एक बड़ी एनर्जी आपूर्ति का रास्ता केवल वहीं से गुजरता है। बिल्कुल। अब वो रास्ता अगर ब्लॉक होगा तो डेफिनेट सी बात है कि दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, चाहे वो भारत हो सकता है या कोई और भी कंट्री हो सकता है। पहली चीज, मैंने एक बात कही थी लगभग जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसी समय लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, कई सारे पॉडकास्ट में, कई सारे चैनल्स पर ये चर्चा अक्सर होती रहती है। तो मैंने कहा था कि मई 2026 के आते आते परिस्थितियां धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे मई खत्म होगा, ठीक है, और धीरे धीरे परिस्थितियां काफी अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन इसका इफेक्ट मई 2027 तक रहने वाला है, ये भी मैंने कहा था। मैंने एक बात और कही थी कि कोई बहुत बड़ा गैस का या पेट्रोल का संकट भारतवर्ष में नहीं आएगा। अब इसको कुछ लोग कहेंगे जी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई कम यूज करो, वो एक सेफ्टी में पॉइंट से हम कह सकते हैं। किसी भी चीज की अगर हमारे पास सप्लाई कम है तो हमें उसकी डिमांड घटा देनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलती हैं। तो वो एक आह्वान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कमी है, कमी कुछ नहीं है। तो जो मैंने कहा था वो एक एक शब्द वैसे ही सच हो रहा है। कैसे हो रहा है उसके पीछे ज्योतिष की गणनाएं हैं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई हवाई बातें नहीं है, केवल और केवल गणना है। दूसरी चीज, मैं लोगों को बड़ा आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कोई विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति अभी नहीं बन रही है, फ्यूचर में बनेगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के जो है, अगर मैं परिस्थिति में बात करूं तो कोई विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति नहीं है, कोई बहुत बड़ा संकट भारत देश पर आने वाला नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं वो होनी है, क्यों? क्योंकि हमारी आपूर्ति बाधित हो रही है, और जब आपूर्ति बाधित होगी तो थोड़ा बहुत, जब राष्ट्र के ऊपर आपूर्ति का कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है, तो हर राष्ट्र के जो भी व्यक्ति रहने वाले हैं, जो भी प्राणी हैं, उन सबको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं। ये तो निश्चित है। कोविड में हमने किया, पूरी दुनिया ने किया, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज इफेक्टेड हैं। भारत तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि बहुत मजबूती से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, और बहुत मजबूती के साथ। आज भी आप जाइए पेट्रोल पंप पर, कि आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, बड़े आराम से मिल रहा है। आप अपना गैस का सिलेंडर बुक करते हैं, घर आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके यहाँ पाइपलाइन है उनको आपूर्ति बाधित है, नहीं है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी आफत नहीं आने वाली है, ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, और आज भी मैं आपके चैनल पर कह करके जा रहा हूं। बिल्कुल सर, अगर आपकी भविष्यवाणी इतनी ज्यादा सटीक है जी, तो आप ये बता दीजिए, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है कि अगले लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? सबसे पहले तो मैं सारी भविष्यवाणी ऑन कैमरा ही करता हूं भाई जी, ठीक है, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं है। दूसरी चीज, मैंने अभी 2029 लोकसभा चुनाव की गणनाएं नहीं की हैं, पहले बहुत स्पष्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि गणनाओं में ना समय लगता है। चुटकी बजा के, हवाई बातें करके, माथे में हाथ मार के, कान में फूंक मार के, ये सब ड्रामा होता है, ये आडंबर है, ये फ्रॉड है सब, ये ज्योतिष है ही नहीं।
ज्योतिष की गणनाएं बहुत डीप होती हैं, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं, तब जाकर के हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो 2029 दूर है, अभी तक जितनी भी प्रेडिक्शंस मैंने की हैं उसमें से एक एक प्रेडिक्शन सच होती है, और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरी 95% से प्लस भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर 100% खरी उतरती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे महीनों महीनों की रिसर्च होती है, महीनों महीनों की गणनाएं होती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर इशारा कर दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो समय है वो बहुत प्रबल चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष में अभी राज करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक आपको इनडायरेक्ट आंसर मिल गया होगा। बाकी एग्जैक्ट इलेक्शन के समय क्या होगा वो मैं जैसे ही मेरी गणनाएं खत्म होंगी मैं ऑन कैमरा आकर के बोल दूंगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने देखा भी बिहार चुनाव में आपने देखा जी, पूरी दुनिया किंगमेकर बना रही थी पीके को, प्रशांत किशोर को। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था 0 सीट आएंगी। कहां गए थे बाकी सब ज्योतिषी? कहां गई थी उनकी गणनाएं? पूछता हूं मैं उनसे, जी, गणनाएं हो तो सामने आए ना। मैंने जिस दिन रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जिस दिन शपथ ग्रहण किया उससे तीसरे दिन मैंने ये बोल दिया, मैंने कहा इन्होंने गलत समय में शपथ ग्रहण किया। उस समय की मैंने कुंडली बनाई, कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने बोला कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस समय किसी ने नहीं बोला, अब सारी दुनिया बोल रही है। मैं 1.5 साल पहले बोल चुका, 2 साल पहले बोल चुका, अब सारे बाकी ज्योतिषी बोल रहे हैं। तो ये कॉपी पेस्ट, ये सब आडंबर है। आप गणनाएं करना सीखो, असल ज्योतिषी वही है जो गणनाएं कर पाता हो। बिल्कुल सर, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर चेहरा भी है, विदेशों में भी अगर कहीं काफी ज्यादा लोग फॉलो भी करते हैं, तो सत्य है। बिल्कुल। तो उनका कार्यकाल कब कमजोर पड़ने वाला है या खत्म होने वाला है? 2014 में मैंने लगभग जी, ये भविष्यवाणी की थी, 13 के अंत में या 14 में, कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और ये भविष्यवाणी मैंने उस समय की थी जब किसी ज्योतिष ने नहीं की थी, और मैं आज भी अपनी उस भविष्यवाणी पर कायम हूं। ये होता हुआ आप और हमारे दर्शक देखेंगे कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी का पूरा नहीं होगा। उसके पीछे क्या कारण रहेगा मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से ये होना डेफिनेट है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो फिर कौन? किसी का योग या कुछ ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया कि मोदी जी नहीं तो कौन। देखो, भारतीय जनता पार्टी में ये बता पाना कि एग्जैक्ट चेहरा कौन होगा बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता ही है। वो एक बंद पिटारे में से एक नाम निकालते हैं और सडनली अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। तो ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कौन है, क्यों? अब उसके पीछे भी मैं कारण बता देता हूँ। ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ज्योतिष गणनाओं का विषय है। अब अगर मुझे पता है, मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल 3 व्यक्ति हैं, आपने 3 कुंडलियां मुझे दी कि इन तीनों में कौन बनेगा, तो मेरे लिए बताना आसान है, क्योंकि इन तीनों कुंडलियों में मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा, तीनों की गणनाएं कर पाऊंगा। लेकिन अब कौन बनेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसमें तो मेरे पास डेटा ही नहीं है भाई गणना करने के लिए, और जब डेटा नहीं होगा तो मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं 2-3 चीजें जो कुंडलियां मैंने देखी उनका इशारा कर रहा हूं। अमित शाह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। बिल्कुल। हमारे विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग नजर आती है। और मैं आज एक दावा करके जा रहा हूं आपके चैनल पे, योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी बने या थोड़े समय बाद बने, ये डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और योगी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। क्या बात है सर। अब थोड़ा सा यूटिलिटी की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए ये मैं समझता हूं कि इंटरव्यू ज्यादा जरूरी है। सोना कब सस्ता होगा और सही समय क्या रहेगा, या फिर कौन सा महीना, या फिर किन महीनों के बीच में जो कि एक आम नागरिक सोना खरीदे? सोना बढ़ने वाला है भाई, सोना सस्ता नहीं होगा। 1000, 2000, 5000 ऊपर नीचे जाना वो बाजार का नियम है, उसको सस्ता या बड़ा नहीं मानते हम। बिल्कुल। आज 160 है, कल 150 आ जाए, परसों 165 हो जाए, उसको मैं बढ़त घट नहीं कहता, वो तो बाजार है, 2-4 हजार ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट में। लेकिन सोना बहुत नीचे नहीं जाने वाला है, ये मैं अब से नहीं कह रहा हूं भाई, ये मैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष से कह रहा हूं। इस वर्ष में तो कोई दुनिया की ताकत ही नहीं कि सोना टूटे, सोना बढ़ना निश्चित है। और अभी मई जून के बाद आप रेट देखना, सोने के ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो मतलब अभी जिसको खरीदना है वो इस रेट, इसके महंगाई मिलने बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले लें, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो ज्योतिषीय गणना है वो ये इशारा कर रही है। बिल्कुल सर, आप भविष्यवाणियां करते हैं काफी, अगर कोई आपकी भविष्यवाणी गलत निकलती है तो क्या आप भविष्यवाणी करना छोड़ देंगे, या फिर कोई बहाना आप लेके आ जाएंगे, जो कि आजकल काफी लोग जो है बहाना बता देते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। पहली बात तो गणना है, और गणना में गलती किसी से भी हो सकती है पार्थ। जी।
ज्योतिष मैं हमेशा कहता हूँ गणनाओं का विषय है जी। और जब हम गणनाएं करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो एरर किसी से भी हो सकता है, वो मैं हूं या कोई और ज्योतिष भी हो सकते हैं। उसमें दो चीजें आती हैं। आपकी हर तीसरी भविष्यवाणी गलत हो रही है तो फिर तो आपको गणना करनी नहीं आती भाई। बिल्कुल। बड़ा सिंपल है। फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आपको और सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी 10 में से 8 भविष्यवाणियां, 9 भविष्यवाणियां सच हो रही हैं और एक गलत हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, मैं नहीं, बाकी भी ज्योतिष हैं दुनिया भर में, वो भी हो, तो वो ज्योतिष फिर गलत नहीं है। गणनाओं में गलती किसी से भी हो सकती है और उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जब बिहार की इलेक्शन हुए तो मेरे से कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने सवाल किए थे कि बिहार में, कि मैंने कहा किसी भी हाल में नीतीश बाबू का सीएम बनने का योग नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो सीएम बने तो लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया। तो उन्होंने कहा जी अब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि इनकी कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं है, खत्म हो चुका, जाने वाले हैं जल्दी दिल्ली। क्या हुआ? दिल्ली। अब आप इसको गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल। थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ लेकिन भविष्यवाणी सच हुई। बिल्कुल। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, कभी किसी सेलिब्रिटी, नेता या बिजनेसमैन, किसी को आपने भविष्यवाणी बताई हो और वो पूरी तरीके से गलत? सर मैं रोज यही करता हूँ जी। मेरे पास, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मेरे पास सब आते हैं जी। मेरे पास एक से एक बड़े नेता, एक से एक बड़े जो है अधिकारी, एक से एक बड़े सेलिब्रिटी। मैं रोज सबकी उन्हीं की कुंडली देखता हूँ और मेरे पास सब आते हैं। आपने कहा कि कोई भविष्यवाणी गलत हुई हो, मैं फिर से कहता हूँ कि ज्योतिष 100% सही हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक इतना बड़ा विषय है, इतना वाइड सब्जेक्ट है कि एक जन्म तो क्या 7 जन्म कम पड़ जाते हैं सीखने के लिए। बिल्कुल। तो एक्सपर्ट तो कोई हो, परफेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मेरे पास आ रहा है और 10 में से 8 से 9 चीजें उसकी सही हो रही हैं तो मैं उसको गलत मानता ही नहीं हूं। आप बताइए आप कैसे मानेंगे? बिल्कुल। आप दिन में 10 सही वाला। आप दिन में 10 कार्य करते हैं, उसमें से एक गलती आपसे भी हो सकती है। बेशक आप इंटरव्यू लेने में परफेक्ट हो, जी, किससे नहीं हो सकती? सबसे। वो किसी से भी हो सकती है। जी। डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का, लेकिन कई बार जान नहीं बचा पाते। इसका मतलब ये नहीं कि उसको डॉक्टरी नहीं आती, ये हम नहीं कह सकते। बिल्कुल। तो यह दर्शकों को भी और हमें भी समझना होगा। सर, ज्योतिषी विज्ञान का विषय है या फिर लोगों की डर पे टिका हुआ एक बिजनेस है? 100% विज्ञान। बिल्कुल। अगर कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष नहीं है, पाखंडी है। बिल्कुल। बहुत स्पष्ट शब्दों में दर्शकों को मैं समझा रहा हूं, ज्योतिष डर का विषय न था, न है, न होगा। ज्योतिष केवल और केवल मार्गदर्शन है। दूसरा, यहां पर ना एक छोटा सा पॉइंट और आता है पार्थ। कई लोग मेरे पास आते हैं तो अपनी कुंडली मुझे दिखाते हैं, और जब मैं उनको कहता हूं कि भाई ये 2 साल में आपका ये कार्य नहीं होगा, जी, तो अब उनकी एक चीज पर बहुत बड़ी चर्चा हो जाती है, गुरुजी किसी भी तरह कार्य करा दो। भाई ज्योतिष ये नहीं है। बिल्कुल। यही तो दर्शकों को समझना है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया, उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही बहुत समय से। बिल्कुल। तो मैंने कहा 2027 मिड के बाद बिकने का योग बनेगा और 2027 में प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी किसी तरह 2026 में बिकवा दो। मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, योग ही नहीं है। बिल्कुल। नहीं आप कुछ तो उपाय बताओ। उनको मैंने लगभग आधा घंटा समझाया लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा देवी जी बहन मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा पाऊंगा, क्षमा कर दें मुझे। जो बस यही दर्शकों को समझना है, अगर आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं ना तो सच सुनने की हिम्मत रखिए। बिल्कुल। अगर आप ये सुनने जा रहे हैं कि सब कुछ आपके बारे में अच्छा बता दिया जाए तो फिर वो ज्योतिष नहीं है भाई। बिल्कुल। ज्योतिष में आपको गलत चीजें भी जो खराब है वो भी सुनना पड़ेगा। कई बार मैं लोगों को बोल देता हूँ भाई अगले 2 साल खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको डरा रहा हूँ। मैं किस लिए बोलता हूँ? ताकि वो सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आ गए, आपने अपनी कुंडली दिखाई, मैं कहता हूँ पार्थ अगले 1 साल नौकरी मत चेंज करना भाई, टफ समय है। तो आप सतर्क रहेंगे और नहीं चेंज करेंगे। बिल्कुल। तो उसमें आपको मैंने डराया नहीं, सावधान कर दिया। बिल्कुल। कहीं आप नौकरी छोड़ दें और आप सोचें दूसरी मिलेगी नहीं क्योंकि समय खराब है, तो बेहतर है कि यही कंटिन्यू करें। तो बस यही ज्योतिष है। ज्योतिष केवल और केवल मार्गदर्शन है और 100% विज्ञान है। बिल्कुल। ये समझना है। लेकिन सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे मैं भी कई बार मध्य प्रदेश में कई अलग अलग जगहों पे जाता हूँ तो वहाँ पे बाबा बैठते हैं, कई बाबा बैठते हैं कि मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा उनका, कई बाबा बैठते हैं, कई ऐसे बाबाओं से मिला। वो बाबा बैठते हैं और हाथ देखेंगे या फिर कुछ हाथ भी नहीं देखेंगे, पर्ची लिखी जाएगी, वो पर्ची पकड़ेंगे और भविष्य बता देंगे। 3-4 चीजें हैं वो बता देंगे, जो कि मुझे लगता है, मेरे पर्सपेक्टिव से लगता है कि कॉमन है, वो सबकी जिंदगी में। मैं 4 प्रेडिक्शन आपके बारे में कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन संतुष्ट नहीं हो। कौन संतुष्ट है दुनिया में भाई? कोई भी नहीं। इसके लिए मुझे कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यही तो दर्शकों को समझाता हूँ। कई दर्शक मेरे पास आते हैं
एक व्यक्ति मेरे पास आया भी कुछ समय पहले, उन्होंने कहा गुरुजी बताइए आप। तो मैंने जो कुंडली के एनालिसिस था मोटा मोटा उनको बताया, मैंने कहा आप पूछिए आपके क्या प्रश्न है। कि नहीं आप बताइए, ज्योतिष तो आप हैं, आपको पता होना चाहिए मैं क्या पूछने आया हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं जादूगर नहीं हूँ कि जो आपके मन की बात पढ़ लूँ, वो मेरा कार्य नहीं है। मैं मेंटलिस्ट नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और ज्योतिष में गणनाएं होती हैं। तो लोगों को ये समझना है, जो कॉमन चीजें बताई जाती हैं ना वो बहुत ही कॉमन है उनको, और वो लगभग 99% लोगों पर फिट बैठती हैं। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं आप, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए आपको। किसको मिल रहे हैं भाई? मुझे भी नहीं मिल रहे। संतुष्ट कौन है? कोई संतुष्ट नहीं है। यही दर्शकों को समझना है। अच्छा ज्योतिष कभी आपके जाते ही वो पढ़ना शुरू नहीं करेगा, वो आपके अकॉर्डिंग आपके सवालों के जवाब देगा और आपको सही मार्गदर्शन देगा। यही एक अच्छे ज्योतिष की पहचान है। बिल्कुल सर, कई लोग तो ये भी बता देते हैं कि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो और सोमवार को शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाओ, तो ये सॉल्यूशन होते हैं कि ये तुम्हारी जो प्रॉब्लम है इनसे सॉल्व हो जाएंगी। ये सॉल्व होती हैं या फिर आंतरिक शांति के लिए होता है? नहीं, बिल्कुल। आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूँ। जी। आपकी आस्था से, आपके विश्वास से और आपको आपके ईश्वर से जोड़ना कहाँ गलत हो सकता है? बिल्कुल। दूसरा, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन सॉल्व कर सकता है? ईश्वर, सिर्फ ईश्वर। तो अगर कोई ज्योतिष आपसे ये कह रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़िए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, माँ को चुनरी चढ़ाइए, शनिदेव पर तेल चढ़ाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, तो उसमें गलत कहाँ है वो ज्योतिष? मुझे ये चीज गलत लगती है कि वो एक टाइमलाइन तक दे देते हैं कि आने वाले 1 हफ्ते तक आप ये करिए, उसके बाद मेरे पास आइए। देखिए, वो हर ज्योतिष का अपना विषय हो सकता है। बिल्कुल। बाकी टाइमलाइन कुंडली देख करके तो हम भी दे देते हैं भाई। कई लोग हम बता देते हैं अगले 3 महीने में नौकरी हो जाएगी, कई लोग हम बोलते हैं 6 महीने नहीं लगेगी नौकरी। तो टाइमलाइन देना तो ज्योतिष का कार्य है, उसमें ज्योतिष गलत का है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती पार्थ जी, क्यों केवल एस्ट्रोलॉजी को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है? बिल्कुल। क्यों बाकी साइंसेस को नहीं? जबकि दुनिया में अकेली साइंस है जो किसी का भविष्य बता सकती है। आप बताइए कोई और ऐसी साइंस हो तो। बिल्कुल सर, आने वाले 5 साल में भारत पर क्या संकट आने के अंदेश आपको लग रहे हैं? आने वाले 5 वर्ष में जी, भारत मैन्युफैक्चरिंग में झंडे गाड़ेगा, ये लिख लिया जाए। बिल्कुल। आने वाले 5 वर्ष में भारत मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं आज एक इशारा करके जा रहा हूं जिस पर मेरी रिसर्च अभी चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही दिन में, लेकिन जहां तक मैंने अभी पढ़ा है या रिसर्च करी है उसका एक इशारा मैं कर रहा हूं कि दुनिया 2029 से 32 के बीच में एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा। और एक और बड़ा इशारा मैं कर रहा हूं, 2027 और 2030 से 32 के बीच में भारत की सीमाएं मुझे बढ़ती दिखती हैं। क्या बात है, ये एक काफी अच्छा इशारा आपने जो है किया है। इंतजार रहेगा कि आपकी भविष्यवाणी जरूर 100% सच होगी, ये लिख लिया जाए। और ये होते हुए आप, मैं और हमारे दर्शक देखेंगे। बिल्कुल सर, एआई का जमाना है। बिल्कुल। आपने बताया कि पूरा कैलकुलेशन का यानी गणनाओं का जो है पूरा साइंस है, ये एक तरीके से एक विषय है। तो डेटा तो इसका एआई के पास भी रहता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में एआई एस्ट्रोलॉजरों की दुकानें बंद कर सकता है? एआई तो मेडिकल फील्ड में भी है, तो डॉक्टर्स का काम खत्म हो गया क्या? जी, बताइए आप मुझे। एआई आपके फील्ड में भी है, बिल्कुल। तो अब न्यूज़ एंकर की कहानी खत्म हो गई क्या? बताइए, नहीं हुई ना। एआई अपना काम करेगा। एआई को चलाने वाले कौन है? इंसान। उसको जो डेटा फीड करेगा वो कौन करेगा? जिसको ज्योतिष की नॉलेज होगी। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, एआई कौन बनाता है? हम बनाते हैं, हम एआई से नहीं बनते। तीसरी चीज, ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। एआई में आप फीड करेंगे एक डेट ऑफ बर्थ, जी, समझना मेरे विषय को। बिल्कुल। हो सकता है उसके बारे में जनरल जो भी एआई में सॉफ्टवेयर में फीड किया गया है वो आपको बता दे, लेकिन जो भविष्यवाणियां हम करते हैं अगले 3-3, 5-5 सालों की, क्या वो एआई कर सकता है? बिल्कुल। करवा के दिखाइए आप मुझे। बिल्कुल। बस यही अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जवाब मिल गया होगा आपको। बिल्कुल सर। सर, कोई 1 या 3, चलिए 3 ऐसी भविष्यवाणी कर दीजिए अलग अलग क्षेत्र की, जो कि आने वाले 1 साल में, 1 साल की बात करूं, आने वाले 1 साल में सही हो जाएं और देश के हित में। देश हित में हो, ये बड़ी बात आपने करी। सबसे पहले तो कि भारत बड़ी मजबूती से जी, अपने आप को आगे रखेगा और दुनिया में भारत का डंका बजेगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी मैं करके जा रहा हूँ, बिल्कुल। अगले 1 से 2 साल के अंदर मैक्सिमम पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं और भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। इशारा फिर समझ लीजिए, पीओके आने वाला है, स्पष्ट बोल रहा हूँ। पाकिस्तान वालों समझ लो, आसिम मुनीर को
और शहबाज शरीफ को मेरा साफ संदेश है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। पाकिस्तान टूटेगा और भारत उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। पहले भी निभाई थी, जब बांग्लादेश टूटा तब भी भारत की ही भूमिका थी और आज भी भारत की ही रहेगी। ये मैं क्या करके जा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी की आपने बात करी, तो तीसरी बड़ी भविष्यवाणी ये है कि शायद 2027 में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आप देखेंगे जो शायद लोगों ने उम्मीद ना किया हो। जैसे किस तरह का? हो सकता है, थोड़ा इशारा। हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़ दें। अच्छा। हो सकता है कि योगी जी सेंटर में आ जाए। बिल्कुल। बड़ा पॉलिटिकल चेंज आप देखेंगे 2026 और 27 में। 26 का तो मैं कह ही चुका हूं कि 26 का तो मैंने लगभग पिछले साल नवंबर अक्टूबर में कह दिया था कि मई जून के आसपास मुझे कैबिनेट में बड़ा चेंज दिखता है, मई जून के बाद। तो अभी मई चल रहा है भाई, और अभी देखना आप कुछ समय में कैबिनेट में चेंजेस होने वाले हैं, डेफिनेट है। बिल्कुल। सर, अगर आपकी खुद की कुंडली में कोई आपको लगे कि भैया अब संकट है, तो आप खुद डर जाते हैं या फिर ज्योतिषी पे भरोसा करते हैं, खुद ही कैलकुलेशन निकालते हैं? सबसे पहले तो मैंने आज तक अपनी कुंडली नहीं देखी भाई, और कोई भी अच्छा ज्योतिष अपनी कुंडली नहीं देखता। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनसे अपनी कुंडली दिखा लेता हूँ। प्रॉब्लम सबको आती है लाइफ में, वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। और मैं बेझिझक ये बात स्वीकार करता हूँ कि मैं ज्योतिषीय उपायों पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ, और हमेशा मेरा ज्योतिषीय उपायों से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये मैं सहर्ष स्वीकारता हूँ। बिल्कुल। 2026 में देश में जो है आम लोगों के लिए क्या क्या अवसर आपको लगता है कि खुले रहेंगे ज्यादा? जिस तरीके से बेरोजगारी पे आजकल काफी ज्यादा चर्चाएं जो चल रही हैं। ये तो मैंने बहुत पहले कहा था कि 2026 में बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी। ये भी मैंने बहुत पहले कहा था कि अपना कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी फंड तैयार रखना, कोई ना कोई संकट लोगों के ऊपर आ सकता है। ये भी मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, एक इमरजेंसी फंड अपने फैमिली के लिए आप तैयार रखें, जिसमें कम से कम आपका परिवार 4, 6, 8 महीने बैठ करके खा सके किसी विषम परिस्थिति में। ये मैं आज भी क्या करके जा रहा हूँ, ये मेरा लोगों से निवेदन है, इसको जरूर फॉलो करें। आप ये मेरी बात जरूर याद करेंगे। बिल्कुल। सर, कई ज्योतिष बताते हैं कि 2026 में कोई बड़ा आर्थिक घोटाला जो है सामने आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने ही कहा था भाई। अच्छा। 2024 से बोल रहा हूँ ये बात मैं। अच्छा, तो और क्या 2025 में तो पता नहीं कितने चैनल पर मैं बोल चुका हूँ। मैं आज भी क्या करके जा रहा हूँ, 2026 में कोई बड़ा घोटाला सामने आएगा जिसमें कोई ना कोई बड़ा नेता जेल जाएगा। भ्रष्टाचार का कोई बड़ा केस, कहीं से भी जाए, भ्रष्टाचार का कोई बड़ा केस खुलेगा, ऐसी मेरी गणनाएं स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। सुनामी के ये जो समुद्र किनारे लोग रहते हैं उसके कोई अंदेश हैं? सतर्क रहें, क्योंकि ये वर्ष भूकंप का साल है। ये मैं कह चुका हूं लगभग 2025 मैंने मिड में ही कह दिया था कि 2026 भूकंप का साल है। भयंकर भूकंप तबाही मचाएंगे दुनिया में। प्रभु ना करे मेरी भविष्यवाणी सच हो, मैं चाहता हूं कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ मेरी गणना इशारा कर रही है, मेरी गणनाएं मुझे दिखा रही हैं कि भाई बहुत भयंकर भूकंप इस वर्ष आएंगे। और मुझे डर है कि उस भूकंप का जो केंद्र है वो कहीं कोई समुद्र या जलाशय ना हो, कहीं सुनामी जैसी घटना दोबारा ना हो जाए इस दुनिया में। सर, कैबिनेट में कोई चेंजेस होते हुए आपको लग रहे हैं कि किसी की सीट चली जाए, पक्ष हो या विपक्ष हो, ज्यादा किसकी जाए? देखो, सीट तो पक्ष की जाती है, विपक्ष की सीट तो क्यों ही जाएगी? विपक्ष तो ऑलरेडी विपक्ष में है भाई, ठीक है। तो सीट तो जाएगी तो पक्ष की। हाँ, कुछ बड़े नेताओं की छुट्टी कैबिनेट से होने वाली है, बहुत जल्दी आप देख लेंगे। अच्छा, तो बड़े नाम रहेंगे? बहुत कुछ बड़े नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल। सर, आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में कौन जीतता हुआ लगा? मैं मैच प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ भाई, कभी भी नहीं करी मैंने, क्योंकि मैं उस पर गणनाएं नहीं करता। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम किसी मैच की गणना करते हैं तो उसके अंदर जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनकी हमें कुंडली चाहिए सबकी। जो कैप्टन है उनकी कुंडली चाहिए, जो कोच है उनकी कुंडली। चलो कोच को एक बार साइड कर देते हैं। जब उस टीम का गठन हुआ उस समय की कुंडली हमें चाहिए, उस दिन की कुंडली हमें बनानी पड़ेगी। अब वो कितनी सारी कैलकुलेशन हो गई। अगर मैं एक मैच की गणना करने बैठूँ ना तो महीनों निकल जाएगा। तो भाई मैं मैच की गणना इसलिए नहीं करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि उतना समय नहीं होता। बिल्कुल। बाकी मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। और पर्सनली आप पूछें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं चाहता हूं कि आरसीबी इस बार जीते। ऐसा मैं चाहता हूं, ये मेरी कोई गणनाएं नहीं है, जीते या ना जीते। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी जनता इशारा ना समझ ले। जी जी जी। और मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बाबाओं को लेकर आप बोलते हैं? मेरे कई प्रश्न है उनको। पूछिए आपके जो प्रश्न आराम से। सबसे पहले बाबा बागेश्वर की तरफ चलते हैं। जी जी। वो कहते हैं कि भैया पर्ची दिखा देते हैं और पर्ची से फिर वो भविष्य वगैरह सब बता देते हैं, और वो तो गणना भी नहीं करते उस समय। वो चीज क्या है? कुछ ना कुछ तो उनके पास है। आप मुझे बताइए, अगर करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं और उन करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम कहां है? बिल्कुल। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, क्यों केवल सनातन संस्कृति को ही टारगेट किया जाता है? बिल्कुल।
बाकी चीजों को क्यों टारगेट नहीं करते? मेरा एक सवाल रहता है सभी एंकर से, आपसे भी मेरा निवेदन है भाई, क्यों केवल सनातन पर ही टिप्पणी करी जा रही है? अगर वहां करोड़ों लोग जा रहे हैं, उनकी आस्था वहां से जुड़ी है और उनका भला हो रहा है, उनके काम बन रहे हैं, उनको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो प्रॉब्लम कहां है? बताइए आप मुझे। प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एट द एंड रिजल्ट का खेल है। लेकिन एक ये चीज आप मानते हैं कि उनके पास कोई शक्ति है? कुछ ना कुछ तो जरूर है भाई। मैं पर्सनली उनसे मिला नहीं हूं, कभी मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान करता हूं और सनातन के लिए बड़ा अच्छा वो अपने विचार रखते हैं। तो और कुछ ना कुछ तो जरूर है। बिना कुछ हुए आदमी करोड़ों की भीड़ में किसी के बारे में बता दे, ये तो आसान तो नहीं है। आप और मैं तो नहीं बता पाएंगे भाई। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो जरूर है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके काफी फॉलोअर भी हैं, काफी लोग आपको देखते भी हैं, जानते हैं, मानते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए खुद को झोंकना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है और खुद को पूरी तरह से न्यौछावर करना पड़ता है। मैं 12 वर्ष की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ पार्थ, आज तक पढ़ रहा हूँ। आज मेरी उम्र लगभग 39 वर्ष की हो गई। आप सोचिए, लगभग 28 वर्ष मुझे पढ़ते हुए, 27 वर्ष पढ़ते हुए हो गए। आज भी पढ़ रहा हूँ, आज भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो ये जो 6 महीने का क्रैश कोर्स करके ज्योतिष बनते हैं ना, ये सब पाखंड है। बिल्कुल। जो आके बता कितने देते हैं। ऐसे ज्योतिषी, मैं आपको क्या बोलूं, मैं नाम नहीं लेता किसी का भाई, कितने ऐसे ज्योतिष मार्केट में हैं जिनको पंचांग पढ़ाना नहीं आता। अच्छा। जो ज्योतिष का बेसिक रूल है, अगर आपको पंचांग पढ़ना नहीं आता, आप ज्योतिष बन ही नहीं सकते भाई। आप गणना कैसे करोगे? पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं, अगर आपको वही नहीं पता, तो 3 नक्षत्र, वार और योग और करण, ये 5 अंग हैं, अगर आपको यही नहीं आते तो आप गणना कैसे करोगे? तो वो जो ज्योतिष बन रहे हैं ना 6 महीने का क्रैश कोर्स करके, साल भर का क्रैश कोर्स करके, वो डायरेक्ट प्रेडिक्शन सीखते हैं, वो गणनाएं नहीं सीखते। और फिर वो क्या करते हैं, एक इस ज्योतिष की भविष्यवाणी सुनी, 2 उसकी सुनी, 3 उसकी सुनी, उसमें से अपना कुछ मिलाया, कंक्लूड करके बोल दिया। फिर अंत क्या होता है वो आप सबके सामने है। बिल्कुल। सर, अभी कुछ समय पहले प्रतीक यादव की मौत हुई थी जी, तो कुछ आपने उसके ऊपर गणनाएं की? नहीं, मेरी कोई गणना नहीं है। प्रतीक यादव की कुंडली भी मेरे पास नहीं है भाई, और ना ही मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से कभी मिला था। ये सत्य है। बिल्कुल। सर, आजकल देखा जाता है कि जो बाबा नए तरीके के आ रहे हैं, कोई आता है तमाकू बाबा, कोई आता है शराबी बाबा, और कई रीलें आती हैं कि जो हनुमान जी के दरबार में बैठ के नारियल फोड़ने के लिए जाते हैं और हाथ में लग जाती है तो एक्सप्रेशन दिख जाता है, तो रीलें वायरल होती हैं। तो जो ऐसे बाबा जो होते हैं, जो कि बच्चे, कई की उम्र 12-16 साल होती है, वो कोई तरह तरह के नशे करके। मैं आपको रोकना चाहूंगा जी। सनातन में नशे का कोई भी स्थान नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वो शराब पी रहा है, तमाकू खा रहा है, आप जो भी दुनिया भर की चीजों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो नाम भी नहीं जानता इतने सारे। अगर कोई भी व्यक्ति ये कर रहा है और फिर खुद को सनातनी कह रहा है या खुद को कोई बाबा बता रहा है या सिद्ध संत बता रहा है, तो वो पाखंडी है, सावधान हो जाइए। ये बड़ा स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सनातन में इसकी कोई जगह है ही नहीं। सनातन में सिर्फ एक ही नशे की जगह है, वो है राम नाम का नशा। बिल्कुल। और मैं तो डंके की चोट पर हमेशा कहता हूं पार्थ, आपको नशा ही करना है तो ऐसा करो ना जो कभी उतरे ना भाई। ये कोई नशा है? आपने शाम को शराब पी, शायद घंटे 2 घंटे में उतर जाती होगी, 3 घंटे हो सकता है, सुबह तक मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी पी नहीं भाई, ठीक है, तो मैं जानता नहीं। और जो भी लोग सिगरेट पीते हैं या कुछ भी, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या आनंद आता है उनको, लेकिन जो भी है वो नशा आई थिंक परमानेंट तो नहीं होता, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों को कि शाम को हरकतें कुछ और होती हैं, सुबह कुछ और होती हैं, मैं भी समाज में रहता हूँ, तो वो एक टेम्परेरी नशा है। बिल्कुल। क्यों ना हम एक ऐसा नशा करें जो परमानेंट हो, जो कभी उतरे ही ना, और वो नशा है राम नाम का नशा। बिल्कुल। तो उसकी तरफ जाओ ना भाई, वो है असली नशा। जिस दिन वो नशा चढ़ गया, जिस दिन राम नाम का, कृष्ण नाम का, विष्णु नाम का नशा, शिव नाम का नशा जिस दिन चढ़ गया, समझ लो कि आपका जीवन तर जाएगा। ये लोग तो छोड़ो, परलोक भी तर जाएगा। बिल्कुल। और फिर आप ईश्वर के होंगे और ईश्वर आपके होंगे। बिल्कुल। सर, मथुरा में कब तक बनेगा मंदिर? बताइए। सनातनी होने के नाते मैं तो चाहता हूं भाई जल्दी से जल्दी बने। लेकिन आपने इस पे कुछ गणना तो करी होगी, काफी गणनाएं पहले से जो है मैं चर्चित आपको विषय बता है। देता हूँ, ये तो बड़ा चर्चित लंबा विषय है। जी। इस पे गणनाएं करना इसलिए संभव नहीं है कि ये मामला कानून जो है अदालत में है और उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, जो भी अदालत की अपनी कार्रवाई है वो चल रही है। तो मैं गणनाएं इस पे इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता कि भाई क्या उनका आधार है। और जो हमारे वकील साहब हैं, जैन साहब, जो केस लड़ रहे हैं, बनारस का भी उन्होंने लड़ा, बड़ा सम्मान करता हूँ, उनसे भी व्यक्तिगत कभी मिला नहीं हूँ, बट यह है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप लड़ते रहिए, और एक सनातनी होने के नाते आपको कहीं कोई आवश्यकता अगर मेरी पड़ती है तो मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल।
सर आखिरी सवाल मेरा ये रहने वाला है कि आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है जी, वो आपको किस सेक्टर में आप सलाह देना चाहेंगे? मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आज भी क्या करके जा रहा हूँ, आने वाले कुछ वर्षों में मेडिकल फील्ड, आईटी फील्ड, टेक्निकल से संबंधित चीज़ें और ये सब चीज़ें बहुत आगे बढ़ने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे बढ़ने वाली है। इसमें आप घुस जाइए, इसमें आप खुद को झोंक लीजिए, खुद को इतना एक्सपर्ट बना लीजिए कि कोई आपकी जगह न ले पाए। गारंटी से आपका भविष्य खतरे में नहीं होगा। बिल्कुल सर, आने वाले कुछ महीनों में जिस तरीके से हम जानते हैं कि तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं, हाँ, महंगाई तो बढ़नी है भाई, महंगाई तो निश्चित है कि बढ़ेगी। तो महंगाई के लिए तो सतर्क रहें। तभी मैं कहता हूं कि खर्चे कम करें, लिमिटेड खर्चे करें, अपने परिवार के बारे में सोचें, बाकी किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचें। परिवार सुरक्षित है, परिवार खुश है तो सब दुनिया खुश है, तो यही समझना है। और दूसरा, जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम हमारी परंपराओं की बात करते हैं, जब हम हमारे वेदों की, पुराणों की बातें करते हैं, तो सबसे पहले तो हम सीधी सी बात है, हम सन्यासी नहीं हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं। और जब आप गृहस्थ आश्रम में आते हैं, आपके परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके माता पिता हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भरण पोषण करें। यही आपकी पहली जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो इसको बखूबी निभाएं, ये भी एक तपस्या है। बिल्कुल। तो सवाल मेरा कुछ ये था कि आने वाले कुछ समय में जो कि गरीब तबके के लोग हैं, जो कि रोज का मान लीजिए कोई लेबर है, वो 500 रुपये या 1000 रुपये कमाती है, हर तरीके के व्यक्ति दुनिया में है। बिल्कुल। तो ऐसी श्रेणी वाले लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत होने वाली? कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपना आचरण, मैं हमेशा 3 चीजें कहता हूँ पार्थ, अपना आहार, अपना व्यवहार और अपना विचार हमेशा शुद्ध रखो। जो व्यक्ति शुद्ध रख लेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो अपने आहार से, अपने विचार से और अपने व्यवहार से अशुद्ध होगा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, ये डेफिनेट है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करता हूँ आप लोगों के भी तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे, चाहे वो सोना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, A to Z, छोटे से लेके बड़ों तक सबके लिए मिल गया होगा आपको जवाब। दर्शकों को जाते जाते मैसेज दे देता हूँ जी, मैं बहुत जल्द आपको दोबारा मिलूंगा स्टेट मिरर पर, बहुत बड़ी भविष्यवाणी के साथ, जिस पर मेरी गणनाएं चल रही हैं। तो जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।